नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर आपके लिए सामान्य विज्ञान 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूं। जनरल साइंस 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियोज आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 2026 एडिशन की नई क्वेश्चन एकदम लेकर आया हूँ, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन छोड़ के अल्टरनेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर वीडियोज आ रही हैं और टेलीग्राम पर इसकी इस वीडियोज की पीडीएफ भी जा रही हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सबसे इजी प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बल फोर्स का यसाई मात्रक क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूटन। यहाँ पर फोर्स बल का यसाई मात्रक है। यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें कार्य कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन और 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर वर्क कार्य का यसाई मात्रक क्या होता है? तो आपको जैसा कि पता होगा जूल यहाँ पर वर्क का यसाई मात्रक होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें शक्ति पावर कार्य बटे समय, यहाँ पर शक्ति का यहाँ पर फार्मूला होता है 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। यहाँ पर 1 वाट के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर शक्ति पावर का यसाई मात्रक क्या है? तो आपका यहाँ पर वाट यहाँ पर शक्ति का यसाई मात्रक है। यहाँ पर यसाई यूनिट जिसे कहा जाता है दाब बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ पर 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें दाब प्रेशर का यसाई मात्रक क्या होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर पास्कल प्रेशर का यसाई मात्रक होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर न्यूटन के 3 नियम गति की मूल अवधारणाओं को समझाते हैं, जो 1687 प्रिंसिपिया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गति के प्रथम नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर, जैसा कि नाम में ही है, तो आपका ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन ने यहाँ पर प्रतिपादित किया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जड़त्व का अर्थ वस्तु अपनी अवस्था विराम या गति में बदलाव का विरोधी करती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो आपका जड़त्व, यहाँ पर जिसे हम लोग मोशन ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका ठोस में कणों के बीच दूरी सबसे कम होती है, इसलिए ध्वनि तेज गति से चलती है। यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो आपका यहाँ पर ठोस के माध्यम में यहाँ पर ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक व स्थिर मानी जाती है, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? तो आपका सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर होता है। यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर वर्षा की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, जिससे सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही जवाब है प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन वर्षों की बूंदों में यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित कवरेज करता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में प्रकाश किस लेंस से होकर गुजरता है? तो आपका सही जवाब है उत्तल लेंस से होकर गुजरता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित कर प्रतिबिंब को रेटिना पर सही स्थान पर लाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब है अवतल लेंस का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा विद्युत धारा प्रवाह की दर के रूप में की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर यसाई मात्रक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें ओम प्रतिरोध का मात्रक है, इसे ग्रीक अक्षर में ओम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, जिसे दर्शाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें विद्युत प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या है? तो आपका सही जवाब है ओम यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का यसाई मात्रक है।
अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ओम का नियम V इक्वल टू आई आर यहाँ पर होता है। विभवांतर धारा इक्वल टू प्रतिरोध इसका फार्मूला है। जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है आपका ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? तो आपका विभवांतर धारा व प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर केल्विन स्केल में परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो के होता है जो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका तापमान का यसाई मात्रक क्या है? तो आपका केल्विन यहाँ पर तापमान का यसाई मात्रक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें यह भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है जिसे हर्मन वान हेल्महोल्ट्ज ने प्रतिपादित किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? तो आपका एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें 1687 में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में यह नियम प्रस्तुत किया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो आपका सही जवाब है आइजैक न्यूटन ने यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें जी का मान स्थान के अनुसार थोड़ा बदलता है, ध्रुवों पर अधिक व भूमध्य रेखा पर काम करता है। यहाँ पर जी का मान क्या होता है आपको बता दें, यहाँ पर 9.8 के बराबर यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का औसत मान लगभग क्या है? तो आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया जी का वैल्यू आपको यहाँ पर हेनरी बैकेरल ने 1896 में यूरेनियम लवण में रेडियोधर्मिता की खोज की। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है हेनरी बेकेरल ने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में बदलते हैं, भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें सूर्य में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 0 डेसिबल मानव कान की सुनने की न्यूनतम सीमा है, 120 प्लस डेसिबल हानिकारक होता है। अब बढ़ते हैं आगे। ध्वनि की तीव्रता लाउडनेस किस मात्रक में मापी जाती है? तो आपका डेसिबल में यहाँ पर मापी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आवृत्ति जितनी अधिक ध्वनि की पिच उतनी ही तीव्र होती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है? तो आपका सही जवाब है हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला या गॉस में मापा जाता है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यसाई मात्रक क्या है? तो आपका टेस्ला यहाँ पर यसाई मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका लेजर तकनीक का प्रयोग चिकित्सा संचार व उद्योग में व्यापक रूप से होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही जवाब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का पूर्ण नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। मेंडलीव ने 1869 में तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपका दिमित्री मेंडलीव यहाँ पर माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जल एक ऑक्सीजन व 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब बढ़ते हैं आगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका यहाँ पर H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें NaCl आयनिक यौगिक है, सोडियम व क्लोरीन के बीच आयनिक बंध से बनता है।
आगे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका सामान्य नमक टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड NaCl इसका रासायनिक नाम है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे प्रचुर गैस है, यह पौधों के लिए भी आवश्यक है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन लगभग 78% यहाँ पर पाई जाती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें शेष वायुमंडल में लगभग 1% अन्य गैसें आर्गन CO2 आदि होती हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? तो आपका 21% है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब बढ़ती हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है J.J. थॉमसन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें रदरफोर्ड ने 1911 में स्वर्ण पत्र प्रयोग से परमाणु के केंद्रीय नाभिक की खोज की थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर परमाणु ने के नाभिक की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यहाँ पर की थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है जेम्स चैडविक ने यह न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर शुद्ध जल pH 7 होता है, जो न तो अम्लीय न ही क्षारीय है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर पानी का pH मान लगभग कितना होता है? तो आपका यहाँ पर 7 उदासीन होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें pH स्केल से 14 तक होता है, 0 से 14 तक 7 से कम अम्लीय दर्शाता है और ज़्यादा यहाँ पर क्षारीय। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अम्ल का pH मान सामान्यतः कितने से कम होता है? तो आपका 7 से कम होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 7 से अधिक pH मान क्षारीय प्राकृत दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका क्षार बेस का pH मान सामान्यतः कितने से अधिक होता है? तो आपका 7 से अधिक होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सिरका विनेगर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका यहाँ पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों नींबू संतरा में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका साइट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें HCl भोजन के पाचन में सहायक होता है, वह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर मानव आमाशय पेट में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, हीरा कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप में है, इसमें कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें हीरा डायमंड किस तत्व का शुद्ध रूप है? तो आपका यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर शुद्ध रूप है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु परतों में व्यवस्थित होते हैं, यह विद्युत का सुचालक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका ग्रेफाइट किस तत्व का एक अपर रूप है? तो आपका कार्बन का अपर रूप है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यह आवर्त सारणी का पहला व सबसे हल्का तत्व है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका सही जवाब है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर Au लैटिन शब्द AURUM से लिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें सोने गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका सही जवाब है Au, यहाँ पर सोने का रासायनिक प्रतीक है। अब बढ़ते हैं आगे, Ag लैटिन शब्द अर्जेंटिनम से लिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका चांदी सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका Ag यहाँ पर सिल्वर का रासायनिक प्रतीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लोहा ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड जंग बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है लोहे आयरन में जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें पौधे CO2 को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज व ऑक्सीजन में बदलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर अवशोषित होती है। अब बढ़ती हैं आगे। सजीव कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। CO2 उपोत्पाद के रूप में निकलती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर श्वसन रेस्पायरेशन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है। अब बढ़ती हैं आगे। एलपीजी मुख्यतः घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। यह आसानी से द्रवित हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका प्राकृतिक गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो आपका ब्यूटेन व प्रोपेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें बेकिंग सोडा NaHCO3 का प्रयोग खाना पकाने व एंटासिड के रूप में होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें धोने का सोडा Na2CO3 का प्रयोग कांच व साबुन उद्योग में होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का नाम है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका त्वचा शरीर को बाहरी संक्रमण तापमान नियंत्रण व संवेदना से सहायक होती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अच्छा स्किन आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर यकृत पाचन विषहरण व चयापचय जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो आपका यकृत लीवर है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अंगों तक पहुँचाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें रक्त में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका ऑक्सीजन का परिवहन इसका मुख्य कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अंश इसमें आपका WBC शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य भाग है। यह संक्रमणों से लड़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका शरीर की रोगों में रक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्लेटलेट्स रक्त वाहिकाओं में चोट लगने पर थक्का बनाकर रक्त स्राव रोकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कणिकाएं सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स यहाँ पर सहायक होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हृदय के 4 कक्ष हैं। दायां आलिंद बायां आलिंद दायां निलय बायां निलय यहाँ पर 4 कक्ष हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? तो आपका यहाँ पर 4 चैम्बर 4 कक्ष होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फीमर जांघ की हड्डी शरीर के भार को सहारा देती है। यह सबसे मजबूत हड्डी भी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका फीमर जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर स्टेपिज मध्य कान में स्थित होती है। यह ध्वनि तरंगों के संचरण में सहायक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर स्टेपिज कान में। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें छोटी आंत में पाचित भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो आपका यहाँ पर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अग्नाशय में स्थित बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्राव करती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग में से होता है? अग्नाशय पैनक्रियास से होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है जिसे मधुमेह कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आपका इंसुलिन की कमी से होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन अत्यंत लंबी हो सकती है जिससे यह संकेत तेजी से पहुंचाती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी मानी जाती है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन यहाँ पर मानी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर
रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की कोशिकाओं का अध्ययन कर सेल शब्द दिया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो आपका यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल की खोज की थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो आपका पंक्तियाँ यहाँ पर क्लोरोफिल में होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर जाइलम जड़ों से पंक्तियों तक जल व खनिज को पहुँचाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर पौधों में जल व खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन सुक्रोज पहुँचाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपका फ्लोएम के द्वारा यहाँ पर होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए 1865। अब बढ़ते हैं आगे, आनुवंशिकता जेनेटिक्स के जनक किसे माना जाता है? तो आपका ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो आपका चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। अब बढ़ती हैं आगे, वाटसन व क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, मानव शरीर में डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है वाटसन व क्रिक ने इसकी खोज की थी। अब बढ़ती हैं आगे, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सहायक है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा वर्धक पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर क्लोरोफिल हरा वर्धक यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाता है। अब बढ़ती हैं आगे, मानव शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन भार के अनुसार पाई जाती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है भार के अनुसार? तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, आयु, लिंग व शारीरिक संरचना के अनुसार जल का प्रतिशत बदलता है। अब बढ़ती हैं आगे, मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो आपका 60 से 70% लगभग होता है। अब बढ़ती हैं आगे, वृक्क रक्त को छानकर मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वृक्क किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना इसका मुख्य कार्य है किडनी का। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर प्रमस्तिष्क सोचने, स्मरण व स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका प्रमस्तिष्क सेरेब्रम आपका सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। अब बढ़ती हैं आगे, स्कर्वी में मसूड़ों में से खून आना व घाव धीरे भरना जैसे लक्षण होते हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका यहाँ पर स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विटामिन ए नेत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, गाजर व पालक इसके स्रोत हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है रोग। अब बढ़ती हैं आगे, सूर्य के प्रकाश से त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण होता है, यह हड्डियों के लिए आवश्यक है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका यहाँ पर रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर चावल की भूसी हटाने से थायमिन B1 की कमी होती है जिसे से बेरी बेरी होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आयरन युक्त भोजन, पालक, चुकंदर से एनीमिया को रोका जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें
रक्त की कमी एनीमिया मुख्यतः किस तत्व की कमी से होती है? तो आपका आयरन लौह तत्व से होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मादा एनोफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें मलेरिया रोग किसके काटने से फैलता है? तो आपका यहाँ पर मादा एनोफ्लीज मच्छर को काटने से फैलता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एडीज मच्छर दिन में सक्रिय रहता है। यह डेंगू के अतिरिक्त चिकनगुनिया भी फैलाता है। अब बढ़ते हैं आगे, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आपका एडीज मच्छर को काटने से फैलता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर टीबी एक संक्रामक रोग है। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर तपेदिक टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? तो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हैजा दूषित जल व भोजन से फैलता है। तीव्र दस्त इसका मुख्य लक्षण है। अब बढ़ते हैं आगे, हैजा कोलेरा रोग किस जीवाणु से होता है? तो आपका यहाँ पर विब्रियो कॉलेरी से होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर पोलियो वायरस मुख्यतः बच्चों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर लकवा उत्पन्न करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है वायरस के कारण पोलियो रोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारत में यह अभियान बूंद बूंद पोलियो टीका पिलाकर पोलियो उन्मूलन हेतु चलाया गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर पल्स पोलियो अभियान के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, 1921 बैटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की जिससे मधुमेह उपचार संभव हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है फ्रेडरिक बैटिंग ने यहाँ पर इंसुलिन की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें फ्लेमिंग ने 1928 में दुर्घटनावश पेनिसिलिन की खोज की। यह पहला एंटीबायोटिक था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे, पाश्चर ने सूक्ष्म जीव सिद्धांत भी प्रस्तुत किया व दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया विकसित की। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें रेबीज व एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका लुईस पास्चर ने यहाँ पर टीके की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर जेनर ने 1976 में चेचक के विरुद्ध पहला टीका विकसित किया जिससे टीकाकरण का युग शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने चेचक स्मॉल पॉक्स टीके की खोज की थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर जेम्स वाट ने भाप इंजन में सुधार कर औद्योगिक क्रांति की गति दी 1769 में। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भाप इंजन स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब है जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बेल ने 1876 में टेलीफोन का पेटेंट कराया यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आपका एडिसन ने 1879 में व्यवहारिक विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब है थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें माइक्रोनी ने 1895 में रेडियो तरंग के माध्यम से संचार का प्रदर्शन किया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही जवाब है गुग्लियमो मार्कोनी ने यहाँ पर रेडियो का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं आगे, आइंस्टीन ने 1905 विशेष सापेक्षता व 1915 सामान्य सापेक्षता में सिद्धांत प्रस्तुत किए। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस ने मार्कोनी से पहले वायरलेस सिग्नल प्रयोग किए थे पर पेटेंट नहीं कराया। अब बढ़ते हैं आगे, वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो तरंग पर प्रयोग सबसे पहले किसने किए थे? आपका जगदीश चंद्र बोस व मार्कोनी ने किए थे।
अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बोस ने पौधों में जीवन व संवेदनशीलता सिद्ध करने हेतु क्रिस्टोग्राफ यंत्र बनाया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो आपका पादप जीवन व रेडियो तरंग पर शोध के लिए यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रमन प्रभाव की खोज 1928 में हुई, इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रमन प्रभाव प्रकाश परिकीरण के लिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका भाभा ने भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर होमी जे भाभा को किस क्षेत्र का जनक माना जाता है भारत में? तो आपका सही जवाब है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका साराभाई ने इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई 1969 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और आप लोग जानते हैं लास्ट प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र का जनक माना जाता है भारत में? तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। मिलती हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।